बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आगाज़ किया था जी चैप्टर नंबर 2 से, और हम लॉ पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने आगाज़ किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कौन से टाइम का अलार्म आ गया भाई। अच्छा जी, हमने आगाज़ किया था इस एग्ज़ाम्पल से कि मिस्टर नोमान जो हैं, मिस्टर कामरान जो हैं, वो मिस्टर नोमान को एक ऑफ़र करवा रहे हैं कि विल यू परचेज़ माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। और यहाँ से हमने अंडरस्टैंड किया था कि प्रपोज़ल क्या होती है, ऑफरर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ से हमने आगाज़ किया था। फिर हमने ऑफ़र की डेफिनेशन को समझने के लिए दो एग्ज़ाम्पल अपने जहन में फ़िट कर ली थी, एक कामरान और नोमान वाली और दूसरी रमला और कमला वाली। एक टू डू समथिंग और दूसरी नॉट टू डू समथिंग के लिए, ताकि हमें कॉन्सेप्ट ज़रा जहन में उसी तरह ही आ जाए। फिर हमने कहा कि एक्चुअली ऑफर हम किसे कहते हैं, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, व्हेन अ पर्सन signifies to another person his willingness to do something or not to do something। किस मकसद के लिए? to obtain assent of other person। तो फिर हम कहते हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है, ऑफर करवा रहा है। ठीक होगी बात। फिर हमने प्रोमिस को समझा कि प्रोमिस क्या होता है। जब प्रपोजल के अंदर एक्सेप्टेंस ऐड हो जाए तो प्रोमिस हो जाता है लॉ की नज़र में, और अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है, और अगर एग्रीमेंट में इंटेंशन आ जाए, लीगल इंटेंशन आ जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट को देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बन रहा है, और फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट की नेचर देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो दो तरह के थे, एग्रीमेंट दो तरह के थे। नंबर 1 सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, रिलीजियस नेचर के, इनको एक कैटेगरी हमने बनाया। और लॉ ने कहा कि यार जब इस तरह के लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे होंगे ना, तो हमारी एजम्पशन है कि ये लोग इंटेंशन टू इन्फोर्स नहीं है, आपस का वादा है, मुआहदा है, अच्छी बात है। एक अच्छे शख्स को अपने हर वादे को पूरा करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा वादा नहीं है कि अगर ये पूरा ना करें तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लॉ ने ज्यूम ये कर रखा है। लेकिन अगर आप वादा ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं, अगर सामने वाले ने पूरा ना किया तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो फिर लॉ कह रहा है कि फिर आप इसके अंदर क्या कर लें, इंटेंशन ऐड कर लें। स्पेसिफिकली ऐड करनी पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होगी। क्या हो गया? हाँ, प्रोजेक्टर ऑफ हो गया। अच्छा जी, फिर लॉ ने कहा कि जो कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वहाँ हमारी एजम्पशन है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन क्या थी, इन्फोर्सेबिलिटी की इंटेंशन थी, और अगर नहीं थी तो फिर स्पेसिफिकली ऐड कर ले। ठीक होगी ना बात। अच्छा जी, ये सारा काम हमने पढ़ लिया। स्लाइड्स का यही फ़ायदा है कि हम रोज़ाना उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको भी पढ़ते हुए, पढ़ने का तरीका और स्टाइल ही ये है, वैसे तो आप माशाल्लाह पढ़ते ही नहीं हैं, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, लेकिन पढ़ने का तरीका बहरहाल यही है कि आप जब पढ़ने बैठें पहले शुरू के रिवाइज़ करें। आपने कभी भी पहले 15 मिनट, आप कहते सर हम तो पढ़ते ही 10 मिनट हैं, तो पहले 15 कहाँ से आएंगे? पहले 15 मिनट आपने हमेशा प्रीवियस को रिवाइज़ करना होता है। जब भी ज़िंदगी में किसी भी सब्जेक्ट में आप इस स्कीम पर चले गए, उस दिन के बाद आपको वो सब्जेक्ट याद नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगा। रेपिटेशन एक ऐसा आर्ट है कि पूरा पूरा कंटेंट आपको याद हो जाता है। तो बस इसमें से गुजरिए, रोज़ाना ऐसे देखें, रोज़ाना इस तरह चले, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें इंशाअल्लाह ताला रिटेन होना शुरू हो जाएंगी। फिर हमने काइंड्स ऑफ ऑफ़र की भी बात की थी कि ऑफ़र को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 1
हाउ मेड की बुनियाद पर, यानी एक्सप्रेस ऑफर एंड एम्प्लॉयड ऑफर। टू होम मेड की बुनियाद पर जनरल ऑफर वर्सेस स्पेसिफिक ऑफर। फिर इन बातों को थोड़ा और हम आगे लेकर चले, और कल हमने आकर बुनियादी बात की, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। एक ऑफर वैलिड ऑफर कब कहलाएगी? एसेंशियल्स का मतलब है अगर ये चीजें मिसिंग होंगी तो फिर वो ऑफर ही ठीक नहीं थी, भले आप उसको एक्सेप्ट भी कर लें तो उसकी एक्सेप्टेंस का कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 1, देयर मस्ट बी 2%। नंबर 2, certain offer must be certain and definite. It must have contractual intention because we are going to create contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना, एग्रीमेंट बनाना है, तो फिर मसलन ये मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज मिसिंग हुई तो जो आपस का मुआहदा होगा वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है ना। फिर आ गया जी कम्युनिकेशन। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर आपके दिल में ही मौजूद है, या आपने कम्युनिकेट तो की थी, लेटर भेज दिया था वो, लेकिन लेटर डिलीवरी नहीं हुआ अगले बंदे को, तो फिर उस ऑफर का कोई फायदा नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं हुई है। और इसकी दूसरी एग्जांपल मैंने कल आपसे शेयर की थी, वो जिसका पेट गुम गया था। तो जिस पर्सन, हालांकि वो वही काम कर कर आया है, बज़ाहिर देखने में एक बड़ी अजीब बात लग रही है कि यार उन 4 लोगों को तो इनाम मिलेगा, तो वो जो लेकर आया उसको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि उसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, तो एक्सेप्ट भी नहीं हुई थी, तो फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना था। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, कंडीशनल, नेगेटिव कंफर्मेशन। कल हमने एक अहम कंटेंट लिया था कि ऑफर को नेगेटिवली कंफर्म नहीं किया जा सकता। मसलन ऐसे कह दिया जाए कि जी कॉलेज कह रहा है कि फलां बैच शुरू हो रहा है, अगर आपने उसमें एडमिशन नहीं लेना तो जाकर जमील साहब को नाम लिखवा दो, वरना इट इज अज्यूम्ड कि आप सब ने ये ऑफर हमारी एक्सेप्ट कर ली है। नेगेटिव कंफर्मेशन। लॉ कह रहा है नेगेटिवली कंफर्म नहीं, आपने एडमिशन लेना है तो जाकर लिखवा दो, ऐसे कंफर्मेशन होनी चाहिए, रादर देन दिस कि इट इज अज्यूम्ड अगर आपने ना नहीं वहां लिखवाई तो फिर हाँ हो गई है। नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं ली जा सकती। जी बेटा, आप क्या पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, यानी ऑफर इसलिए करवाई जा रही हो कि मैं आपको एक ऑफर करवा रहा हूं, तो आपकी कंसेंट हासिल करना। वो ऑफर की डेफिनेशन भी देखें, टू डू और नॉट टू डू के बाद क्या लिखा हुआ था? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। एक है कि मैं आपकी कंसेंट नहीं लेना चाह रहा था, वैसे ही बात हो रही थी, ज़िम्नन बात हो रही थी, तो फिर ये ऑफर भी नहीं है। ठीक है ना। कल मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे भी एक्सप्लेन किया था कि ऑफर असल में वो आखिरी निगोशिएशन है जो जब आप एक दूसरे से कर रहे हों और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। ठीक है ना, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं हो सकती। फिर हमने एक डिफरेंस समझा था, इन्विटेशन ऑफ, द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। अच्छा, उसके अंदर हमने कुछ बातों को एग्जाम्पलीफाई कर लिया था कि ये चीजें बाय डिफॉल्ट लॉ क्या कह रहा है, ये क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट, एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, सेल परचेज बाय टेंडर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर, सर्कुलेशन ऑफ प्राइस। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, ये सारा काम कल हम कर गए थे। एक्सेप्टेंस, ऑफर के बाद क्या आना था? एक्सेप्टेंस। वही हमने स्टोरी जहन में रखी, कौन से वाली? मिस्टर कामरान और मिस्टर नोमान वाली। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अगर मिस्टर नोमान इसको एक्सेप्ट कर लेता है, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, हर एरा नहीं, व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड signifies his assent to it। अब लॉ की लैंग्वेज, signifies his assent to it का मतलब है अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले। लफ्ज़ एक्सेप्ट भी लिख जाएंगे तो गुजारा तो चल जाएगा,
लेकिन वो होता ना एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हमने एग्जामिनर के ऊपर कि नहीं यार हम तैयारी करके आए हैं, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गए हैं। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। क्या डेफिनेशन बनी थी? व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. Acceptance mean assenting to an, या accepting कह दें, an offer when accepted become promise. कोई पहला फेज आ गया। और अगर इसमें कंसिडरेशन आ गई तो, और अगर इंटेंशन आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक होगी ना बात? अब जैसे ऑफर करवाने के कुछ आदाब थे, कहेंगे सर आदाब का क्या मतलब हुआ? यस, ये सारे आदाब ही थे ना जो लिखे हुए थे कि ऑफर ऐसे करवानी है, ये कंटेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसी तरह एक्सेप्टेंस के भी कोई रूल्स होंगे, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। कब एक्सेप्टेंस को मान लिया जाएगा? लॉ की नजर में कब मान लिया जाएगा? ठीक है ना, लॉ की नजर में एक्सेप्टेंस को कब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? एब्सोल्यूट एंड, जैसे ऑफर का एब्सोल्यूट क्या था? सर्टेन एंड, ठीक है, ऐसे ही इसका भी आ गया। वर्डिंग का फर्क है सिर्फ कि आपने ऑफर जब एक्सेप्ट की है तो वो भी अनकंडीशनल हो। अच्छा जरा इस बात को समझ, अनकंडीशनल का ये मतलब नहीं है कि उस ऑफर में कंडीशन ना लगी हो। क्या कह रहे शाबाश? एक्सेप्टेंस करने वाला कंडीशन ना ऐड कर रहा हो। एक कंडीशन आई हुई थी, मसलन आप राइज में एडमिशन लेने आए तो एडमिशन फॉर्म की बैक पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। जब आप इस फॉर्म को साइन करते हैं तो इसका लीगल मतलब क्या है? यू आर एग्रीइंग ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशन, जिन्हें आप पढ़ते भी नहीं। ठीक है ना, जिन्हें आप पढ़ते भी नहीं। लेकिन आप कहते हो कि सर ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन, और फिर आप साइन कर देते हैं। लॉ कहता है इसकी कोई हैसियत नहीं, आप नहीं कंडीशन लगा सकते। हाँ लगा सकते हैं, आपने कंडीशन लगा दी, बोलिए एक फिक्रा शाबाश, काउंटर ऑफर होगी, यू बिकम ऑफरर। अब आप ऑफरर बन गए, ये एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं आई, बल्कि आप ऑफरर बन गए, आपने ऑफर करा दी है। आप कंडीशन लगा सकते हैं, और अगर अभी कंडीशंस लग रही हैं तो इसको फिर लॉ कहता है कि नहीं अभी फिर ये ऑफर नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है? निगोशिएशन हो रही है। आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहा यार ये मेरा प्लॉट बेच दो, उन्होंने कहा सर इतने पैसे मिल रहे हैं। तो नहीं यार ये थोड़े कोई सही रेट दो। इसका मतलब है अभी क्या हो रही है? निगोशिएशन हो रही है। करते 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 अब पार्टी सामने बैठ गई, अब थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ गुफ्तगू हो रही है। फिर वो कहता है यार नहीं बस यार ये आखिरी प्राइस है, मैंने इससे कम पे नहीं देनी। वो कहता है ओके सर मुझे मंजूर है। ये जो आखिरी वाली लाइन थी ये ऑफर थी, और इसकी ये जो आखिरी वाली लाइन थी ये एक्सेप्टेंस थी। इससे पहले काउंटर ऑफर आ रही थी या निगोशिएशन हो रही थी? मसलन आप 1.5 करोड़ मांग रहे थे, वो कहता है यार 1.25 करोड़ का लगा लो, तो ये निगोशिएशन हो रही थी, या इसे कह लें काउंटर ऑफर हो रही थी। आप 1.5 करोड़ कह रहे थे, वो 1.25 करोड़ कह रहे थे। फिर करते 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 वो जो आखिरी दफ़ा जब हमने असेंट किया एक दूसरे को, दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। कम्युनिकेशन, जैसे ऑफर का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, ऐसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, जाहिर है बगैर ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, बगैर एक्सेप्टेंस के हमारा प्रॉमिस नहीं क्रिएट हो सकता। रीजनेबल टाइम, कितने अरसे में एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है? वो कहता है यार देखो, या तो आप आपस में तय कर लो, दिस ऑफर इज वैलिड टिल फुला डेट, तो फिर तो ऑफरर ने ही कंडीशन लगा दी ना कि ये 10 दिन की ऑफर है, ये 20 दिन की ऑफर है, ये 1 घंटे की ऑफर है, कोई प्लॉट की निगोशिएशन नहीं हो रही है। वो कहता सर मैं फिर ना सोच के बताता हूँ। आपने कहा नहीं यार देखो मेरे पास एक पार्टी और भी है। कहता नहीं यार ये ऐसे क्या हो? आपने कहा सर ऐसा है, 1 घंटा आपके पास है, या 1 घंटे में आप इसको एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज फिर मैं दूसरी पार्टी को सेल कर दूंगा। एक तो लॉ कह रहा है कि बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप खुद डिराइव कर लें इस बात को। एक है कि
आपने खुद नहीं डिराइव किया, यानी जो लोग मुआहिदा कर रहे थे उन्होंने नहीं डिसाइड किया कि ये ऑफर कितनी देर के लिए है, तो लॉ कहता है फिर रीजनेबल टाइम होगा। अब रीजनेबल टाइम पे हमेशा इख्तलाफ क्रिएट हो जाएगा। मैं कहूँगा यार अभी कल तो तुमने बात की थी, वो कहेगा यार कल, तुम्हारा दिमाग काम करता है, इस तरह के मामला तो 2-4 मिनट में हो रहे होते हैं, कल की बात क्या आ गई बीच में। इसको लॉ कहता है रीजनेबल टाइम। और ये बात जब रीजनेबल टाइम का मतलब है, इसका मतलब है जैसे ही डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट विल डिसाइड। जिसके सामने ये डिस्प्यूट जाएगा, जिस जज के सामने वो जो ही विल डिफाइन के व्हाट इज रीजनेबल टाइम इन दिस सिनेरियो। और जब ये बात देखी जा रही होगी कि ये रीजनेबल है कि नहीं है, तो उस बिजनेस, उस ट्रांजैक्शन की नेचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होगी। बात समझ आ रही है? उस ट्रांजैक्शन की नेचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होगी। मसलन आप कोई लैपटॉप परचेज कर रहे थे, आपने कहा यार इतने का है, उसने कहा अच्छा यार चलो ठीक है मैं बताता हूँ। अब यहाँ रीजनेबल टाइम का कुछ और मतलब है। आप एक करेंसी एक्सचेंज वाले बंदे के पास चले गए, आप डॉलर परचेज कर रहे थे, आपने कहा सर डॉलर कैसे दे रहे हो, उसने एक रेट बताया, आपने कहा बताता हूँ। आप घंटे बाद आपने कहा वो आपने रेट दिया था, देना डॉलर, वो कहता भाई वो तो घंटा पहले का रेट था, ये तो एक लम्हे में चेंज होता है। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसको वेटेज दिया जाएगा जब जज साहब ये फैसला कर रहे होंगे तो रीजनेबल किस सिनेरियो में क्या चीज रीजनेबल है, ये फिर वहां या तो हम खुद डिफाइन कर लेंगे। कोई KFC, कोई मैकडोनल्ड कोई ऑफर लगाता है, वो कहता है दिस ऑफर इज वैलिड टिल फुला। कोई कॉलेज कोई ऑफर देता है, कहता है यार ये एडमिशन ले लो इस तारीख तक तो ये ऑफर है, तो डिफाइन कर लिया आपने, रीजनेबल टाइम खुद ही डिफाइन कर लिया। अगर आप खामोश रहे तो फिर जज डिफाइन कर देगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो हम ये कह रहे हैं व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ नंबर 1 एब्सोल्यूट एंड नंबर 2 नंबर 3 रीजनेबल टाइम। ठीक हो गई बात जी? नाउ रीजनेबल मोड। रीजनेबल मोड का मतलब है ऑफर वैसे ही एक्सेप्ट की जाए जैसे कहा गया है, और अगर कोई स्पेसिफिक मोड बयान नहीं किया गया तो फिर वही बात आ गई। जब भी लॉ कहता है ना रीजनेबल, इसका मतलब है जो मार्केट के नॉर्म्स हैं, जो जर्नली नॉर्म्स हैं। अवेयरनेस ऑफ, वो कहता है ऑफर आप जब भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको प्रपोजल कम्युनिकेट हुई हुई। बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। वही पेट वाली एग्जांपल को ध्यान में ले आए दोबारा। बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, और अगर ऑफर का कोई टाइम फिक्स था टिल फुला, तो फिर उससे पहले पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। टाइम ख़त्म हो गया तो ऑफ़र भी लैप्स हो गई। लॉ का क्या लफ्ज़ है? लैप्स हो गई। इसी तरह नेगेटिव कन्फर्मेशन भी नहीं हो सकती, ये हम अभी बात पहले भी करके आए। वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इफ यू हैव रिजेक्टेड द ऑफर, हाउ वी कैन रिजेक्ट द ऑफर? There are 2 ways of rejection or 3 ways of rejection. Number 1, आपके नहीं यार ये नहीं, मुझे नहीं कबूल, आपने बाकायदा रिजेक्ट कर दी ऑफर। नंबर 2, आपने काउंटर ऑफर दे दी। नंबर 3, वो टाइम लैप्स हो गया जब तक ऑफर कबूल करनी थी। कहते इन तीनों में से अगर कोई एक इवेंट भी हो गया है तो अब आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कल के लेक्चर में मैंने वो जो ऑटो वाली एग्जांपल दी थी, या वो जो बकरे वाली एग्जांपल हम दे रहे थे, या किसी और चीज़ की हम दे रहे थे कि एक ऑटो वाला कह रहा था जी 700 लूँगा, आपने कहा नहीं 500 ले लो। उन्होंने कहा सर जाना जाए, बहस ना करें, महंगाई बहुत है। ठीक है ना? आपने क्योंकि काउंटर ऑफर दे दी है तो उसकी पहले वाली ऑफर क्या हो चुकी है? लैप्स हो चुकी है। हाँ, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, वो कोई बात नहीं है। लॉ इस पे एतराज़ नहीं करा। लॉ कह रहा है अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया,
मतलब वो जितनी देर आप निगोशिएट कर रहे थे इतनी देर में एक और उसे सवारी नजर आ रही है, और वो शायद उसकी कोई जानने वाली है या इसकी अपनी फेस रीडिंग है, इसे लगा यार इसे जाना भी दूर है, पैसे भी बेहतर दे देगा। अब आप उसे कह रहे हो भाई चलो मैं 800-700 ही दे रहा हूँ, वो कहता है सर जाना ही नहीं है मैंने। कह रहे यार आपने ऑफर करवाई है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब लॉ उसके साथ खड़ा हो गया, बिकॉज टेक्निकली आप अपनी ऑफर को क्या कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, लैप्स हो गई है, एंड वंस रिजेक्टेड कांट बी एक्सेप्टेड। हाँ ये एक अलग बात है कि वो ऑटो वाला आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो लॉ की नज़र में असल में अब आपने ऑफर कर तो दोबारा एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन लॉ बना हुआ इसलिए है कि वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर बीच में ये बंदा इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाह रहा है, उसे लगा यार बंदा ही ठीक नहीं, मैंने इसके साथ इसको लेके नहीं जाना, तो आपके काउंटर ऑफर देने की वजह से उसका लीगल राइट क्रिएट हो गया हुआ है। क्योंकि जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दी उसकी ऑफर क्या हो गई है, लैप्स हो गई, एंड वंस द ऑफर इज लैप्स इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। कितनी बातें हो गई जी, 8 बातें, यानी ऑफर को एक्सेप्ट करने के 8 फजाइल हो गए, 8 आदाब हो गए, 8 एसेंशियल्स हो गए। कौन कौन से, एब्सोल्यूट एंड communication, reasonable time, reasonable mode, awareness of proposal, before lapse of an offer, negative confirmation, once rejected cannot be accepted। ठीक होगी बात जी, ओके। बस असल में तो इतना ही याद करना है, ठीक है ना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है अब हमें एग्जाम में, अलग से रटा और अलग से वो बहुत ज़्यादा अब रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने साथ साथ, ताकि आपको कुछ अल्फाज मिल जाएं याद करने के लिए, वो बच्चे जो थोड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं लिखने में उनके लिए। लेकिन एक काम हमने करना है, अब उसमें पता नहीं आप उसे मैनेज कैसे करेंगे। अगर तो आप लोगों के पास कोई लैपटॉप, कोई पीसी, कोई सिस्टम मौजूद है तो फिर तो बड़ा आसानी से ये काम मैनेज हो जाएगा। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे वो सॉफ्ट में सबमिट करवाएंगे। ये मैनेज हो सकती है बात, हो सकती है, एटलीस्ट वीकली एक असाइनमेंट, ठीक है। उसके अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, मैं आपको खुद मार्क करके वो असाइनमेंट दे दूंगा, रादर देन टीए, मैं उसको मार्किंग करके आपको दे दूंगा। तो यहां से हमारी सॉलिड बेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी डे 1 से। लेकिन जब आप सिस्टम पे लिख रहे होंगे ना, तो आपने सिस्टम के टूल्स नहीं यूज करने। फिर सिस्टम के टूल्स का क्या मतलब हुआ, स्पेल चेक कर लिया, सेंटेंस बता रहा है कि यार ये गलत है, वो अपने ठीक नहीं करना, जो आप लिख रहे हैं बस आपने वो सबमिट कर देना, ठीक है ना। वरना आपको पता है आजकल एआई का दौर है, अब तो छोटे छोटे टूल्स ऐसे मिल जाते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर कर। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के टूल थे ना, स्पेल चेक और इस तरह की बातें, लेकिन अब इस तरह की एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं। जैसे एक छोटी सी एप्लीकेशन है ग्रामरली, शायद आप में से कोई यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये एक एआई बेस्ड टूल है, और ये आप जैसी मर्ज़ी टूटी फूटी इंग्लिश लिखना शुरू करें, ये उसको बहुत अच्छी प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, आपसे ही करवा लेता है साथ ही, ठीक है ना। फिर और इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, क्विल बोट है जो आपको और बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, सारा सेंटेंस रिवाइज करके आप जिस तरह से उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का कोई टूल नहीं आपने यूज़ करना। जाहिर है आपका मकसद तो अपनी एवेल्यूएशन करवाना है ना। हम उस एवेल्यूएशन का स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में तमाम टेस्ट हमेशा कौन चेक करता है, टीए चेक करता है। ऐसे ही है, ये कड़वा सच है हमारी इंडस्ट्री का। जाहिर है टीचर नहीं कर पाता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं नहीं, मैं आपको चेक करके दूंगा, सारे टेस्ट मैं खुद बनाऊंगा। नहीं बनाते टेस्ट टीचर खुद, सारी असाइनमेंट सारे टेस्ट मैं खुद बनाऊंगा। अगर आप मुझे सॉफ्ट में सबमिट करेंगे मैं चेक भी आपको करके दूंगा।
अगर आप पेपर पे सबमिट करवाएंगे टीए चेक करके देगा, क्योंकि आपकी लिखाई पढ़ेगा कौन। बात समझ आ रही है? तो इसलिए थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाएं, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें। वैसे भी ये मैसेज ही है कि अब वो पुराने वाले लोग नहीं चाहिए होंगे फ्यूचर में, चेंजिंग माइंडसेट वाले लोग चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजिकल लोग चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन लोग चाहिए होंगे। और आप हमारे से कम से कम मेरे जाहिद कवि से कम आपकी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सलाहियत 3x है, क्योंकि आप मेरे से बाद वाली जनरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए खुद को ऐसे मादू बना के ना बैठे रहे, ठीक है ना। और जो दुनिया चेंज हो रही है उसके साथ आपने चेंज होना है, उसके साथ चेंज होना है, आपने उसके साथ कदम से कदम मिला के आपने चलना है। फिर आपके अंदर वैल्यू आएगी, फिर कोई फ़ायदा होगा, फिर आप एक ब्रांड बन रहे होंगे, फिर आप वो प्रोडक्ट बन रहे होंगे जिसकी डिमांड मार्केट में मौजूद होगी। वो जो सिर्फ रटा लगाकर लोग चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई जगह नहीं बची है। तो दिमाग को ओपन करने की सोचें, अपने जहन को, अपनी सोच को वसी करने की सोचें। अच्छा जी, तो ये मैंने फिर यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपको लिख दिए। रीजनेबल टाइम, अ वैलिड एक्सेप्टेंस इज व्हेन इट इज एक्सेप्टेड विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड और विद इन अ रीजनेबल टाइम वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड। लाकर पहली ऑप्शन तो आप ही की, आप दोनों आपस में तय कर लें। आप दो लोग का मुआहदा हो रहा है, आप तय कर लें कि क्या टाइम है, और अगर नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम। रीजनेबल मोड, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड और इन अ यूजुअल मैनर वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड। लेकिन यहां फिर थोड़ी वैल्यू मैंने ऐड किया। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड अ मैनर इन विच ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड and the acceptance is not made in that manner, offerer shall in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in prescribed manner and not otherwise. कल वाली एग्जांपल आ गई ध्यान में कि नहीं? हमने कहा जी, कॉलेज ने कहा जी एडमिशन ले लें और ये फ़ी है कोई, लेट्स अज्यूम ये 20,000 फ़ी है, और कॉलेज ने कहा जी 20% फ़ी सबमिट करवें तो आपकी सीट जो है वो क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। तो 20% कितने बन गए? 4,000, कैलकुलेटर ना निकाल लेना। अच्छा, तो 4,000 हो गए। एक बच्चे ने 3,000 रुपया ऑनलाइन पे जाके फॉर्म फिल किया, 3,000 रुपया जमा करवा दिया। लॉ कह रहा है कि नहीं? अब लॉ देखें किसके साथ खड़ा हुआ है। लॉ कह रहा है कि यस, एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर था, ऑफर उसी तरह ही एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन जब कॉलेज के पास ये फॉर्म आया है और ये पैसे आए हैं तो कॉलेज शुड इंसिस्ट कि यू हैव टू डिपॉजिट 4,000। पढ़ें दोबारा लाइन। द offerer shall in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in the prescribed manner and shall not. If the offerer fail to insist within a reasonable time, it is deemed that he has accepted the performance. अगर कॉलेज आपको कम्युनिकेट नहीं करता तो फिर इसका मतलब है कॉलेज ने 3,000 से ही इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप क्लास लेने पहुंच गए, पहले दिन ही फिल्टर लगा हुआ था, बाहर फिल्टर वाले बच्चे ने आपको रोक लिया। सर आपका तो एडमिशन ही नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं है, मैंने तो पैसे भेजे हुए हैं। मैंने कहा सर नहीं, अब मेरे पास तो आपकी एनरोलमेंट नहीं आ रही, आप ऐसा करें आप कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं। आप वहाँ गए, उसने कहा अच्छा बेटा जी नाम बताओ जी, हाफिज़ साहब आ गए बीच में, ठीक है ना। तो हाफिज़ साहब ने अब आपका नाम पूछा, रोल नंबर पूछा, कोई बात पूछी, उसने देख दो, उसने कहा बेटा देखो ना आपको 4,000 कहा था, आपने 3,000 करवाया। लॉ कह रहे नहीं, ये लॉजिक अब गलत है। बात समझ आ रही? लॉ कह रहा है ये लॉजिक गलत है, ये दलील अब नहीं दी जा सकती। कब दी जा सकती थी? विद इन रीजनेबल टाइम। जब फॉर्म आया उसी वक्त, अगले दिन, एक आध दिन के अंदर आपको कहा जाता कि सर आपने बेटा आपने 4,000 रुपया जमा कराना था, आपने 3 जमा करवाया है, 3 से आपकी सीट रिजर्व नहीं होगी।
बात समझ आ रही? रीजनेबल मॉड को थोड़ा सा वैल्यू ऐड करें तो ये हो जाएगा। जी मैंने कहा, कह रहा है कि मैंने फॉर्म जमा कराया था। जी बताइए। हाँ जी, सॉरी, नहीं काउंटर ऑफर नहीं हुआ, प्राइस तो फिक्स थी। ये तो कुछ पैसे जमा करवा कर आप क्या कर रहे थे, सीट रिजर्व करवा दे। आपने सोचा यार मेरे पास 4 नहीं है, मैं 3 ही जमा करा देता हूँ, कोई बात नहीं। बाकियों ने 6,000 वो देने होंगे, कितने 16,000 बाकी के, और मैंने देने होंगे 17,000 बाकी के। काउंटर ऑफर तो होती जब आप इस बेस प्राइस को कहते कि सर 20,000 नहीं, मैं तो 18,000 अफोर्ड करता हूँ, बताओ इतने में पेपर मिलेगा, फिर काउंटर ऑफर होती। ये तो मैनर था सीट रिजर्व करवाने के लिए 4,000। बात समझ आ रही है? अच्छा, और भी तरीका है, ये खाली पैसे ही ज़रूरी नहीं। हमने कहा जी फॉर्म जमा होगा ओनली ऑनलाइन। जैसे अभी मैं आपको एक ऑफर, अभी मैं इसी से क्लास के एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा आपका टेस्ट, आपकी असाइनमेंट मैं खुद मार्क करके दूंगा। कब? अगर आप मुझे सॉफ्ट में देंगे। कंडीशन लग गई। आपने हार्ड में जमा करवा दिया। अब या तो मैंने तो खुद लॉ पढ़ाता हूँ ना, मैंने दोनों ऑफर साथ ही बता दी। अगर मैं खामोश था, मैंने कहा जी सॉफ्ट में जमा कराओगे, टीचर खुद चेक करके देगा। हमने कहा यार टीचर कह रहा है कि मैं चेक करके दूंगा, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, आप लिख कर ले आए, आपने सबमिट करवा दी। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि टीचर मार्क करके देगा। अब मेरे स्टाफ को फ़ौरन चाहिए कि आपको कम्युनिकेट करे कि नहीं बेटा, सर ने सिर्फ सॉफ्ट वाली खुद चेक करनी है। मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, ताकि आपको काउंटर ऑफर की फीलिंग भी निकल जाए आपके ध्यान से। बात समझ आ रही ना? मॉड का ये मतलब भी है। जैसे कॉलेज गए कि जी कॉलेज फॉर्म शुड ओनली बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन सबमिशन। ये मैं 2-3 दफ़ा पॉलिसी बना भी चुका हूँ, लेकिन फिर मेरे बाकी के डायरेक्टर कहते नहीं यार बच्चों के साथ ज़रा रहम करो। आज आपसे फिज़िकल फॉर्म लेना टेक्नोलॉजिकल दौर में बेवकूफ़ी है। कैसे बेवकूफ़ी है? आप फॉर्म लेते हैं, फिल करते हैं, वो फॉर्म प्रिंट होके आता है, उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट भी आती है, फिर उस फॉर्म को हमारे एम्प्लॉय बैठकर उसका डाटा एंटर करते हैं, उसमें एरर आता है, उसमें सब कुछ आता है। ये सारा काम फजूल हो रहा है। बच्चा एडमिशन लेने आया, उसको को बेटा ये लें, यहीं 2 टैब रख दें कॉलेज में ही, जमील साहब और इनके पास ही। उसको बेटा अब आप बैठ के ना अपना डाटा फीड कर लो। हम अपना रिसोर्स क्यों लगा रहे हैं? आप लगाएं, फ़ायदा क्या होगा? हमारा टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, एक्यूरेसी भी बेहतर हो जाएगी। कल को कोई एरर हो जाएगा, आप ये नहीं कहेंगे बेटा डाटा तो आपने एंटर किया हुआ है, सर मेरे नाम के स्पेलिंग गलत आ रहे हैं, बेटा आप नहीं लिखे थे, सर मेरा व्हाट्सएप नंबर गलत ऐड हो गया, बेटा आप नहीं लिखा था। अब कॉलेज ने एक पॉलिसी बना ली कि नहीं जी ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट होगा। एक बच्चा आ गया, उसने फिजिकल जमा करवा दिया, ताकि फ़ी की बात आपके दिमाग से निकल जाए, काउंटर ऑफर वाली बात निकल। अगर तो कॉलेज इंतज़ामिया ने फॉर्म रख लिया है और इंसिस्ट नहीं किया, तो फिर ये वाली लाइन अप्लाई होगी। इफ द ऑफरर फेल टू इंसिस्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, इट इज डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस। बात समझ आई है कि नहीं है? एक्चुअली अब आई कैप का जैसा एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया है, वो ये रिक्वायर कर रहा है। अभी भी टीचर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को कहे यार इसको याद कर लो जाके। नहीं, याद करने से अब काम नहीं चलेगा। तो उसने सिनेरियो देना है आपको। सिनेरियो में आप किस चीज़ से लड़ेंगे? कॉन्सेप्ट से लड़ेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से लड़ेंगे, इस डिस्कशन से लड़ेंगे जो इस वक्त हम कर रहे हैं। रटा तो लगाकर गुजारा चलेगा नहीं, गुजारा चल नहीं रहा। अवेयरनेस ऑफ पर्पस। अब यहाँ वही एग्जांपल मैंने पहले भी, नेगेटिव कन्फर्मेशन, ये बात हमने कर ली। तो जनाब हमें समझ आ गई कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ, कितने एसेंशियल्स हो गए? 8। कौन कौन से? मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फर्स्ट डे की क्लास में। मैंने कहा था कि यार चैलेंजेस क्या हैं।
कहा था जी चैलेंजेस ये हैं, एक तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है लीगल, दूसरा हमें लगता है रटा लगाना पड़ेगा, और मैंने साथ ही कहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको उतना रटा नहीं लगाना पड़ेगा। साथ एक लफ्ज़ हिडन सा बोला था कि हम वो सारे टूल यूज़ कर रहे हैं जो दुनिया भर में चीज़ों को रिटेन करने के लिए इस्तेमाल हो। All these slides are prepared on the basis of rules of mind sciences. माइंड साइंसेस क्या कहती है? माइंड साइंसेस कहती है किसी चीज़ को बार बार देखते रहें, बार बार बोलते रहें, बार बार पढ़ते रहें तो खुद ही याद हो जाती, फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए ये 8 बातें ना आप हालांकि शायद देख भी नहीं रहे होंगे, ये मुसलसल यहाँ लिखी रही हैं। माइंड साइंसेस ये कहती हैं कि आप क्या क्लास में बैठकर नहीं ने पढ़ रहे, इनका यहाँ लिखे रहना तब भी आपके दिमाग में इसका असर डाल रहा है, आपको रिटेन करने में इसकी हेल्प दे रहा है। हत्ता कि अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई, फिर उस पर बैन लग गया बाद में, वो थोड़ा सा बाकी कुछ लॉज के तहत जो है वो ठीक नहीं थी। आपको पता है जो बच्चे साइंसेस पढ़ कर आए हैं, हमारी हियरिंग जो कैपेसिटी है वो एक ख़ास वेव से ऊपर की चीज़ें हम सुन सकते हैं और एक ख़ास वेव तक की चीज़ें हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक की। उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो हम इरिटेट हो जाएंगे या खुदा ना खास्ता कुछ डैमेज हो जाएगा, और जो कम है वो तो हमें सुनता नहीं है। यूएस में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट चलाई एक मशहूर मूवी के दरमियान, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में चलाई जो सुनती नहीं है। मूवी चल रही है, आप नॉर्मल मूवी देख रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उस मूवी के दरमियान एक वो चल रही है, ऐड चल रही है जो आपको सुन भी नहीं रही, नज़र भी नहीं आ रही। तो उन्होंने देखा कि बड़ा ड्रास्टिकली इस चीज़ की सेल बढ़ना शुरू हो गई है। इसे कहते हैं, इसका टेक्निकल एक नाम है, अभी मेरे ज़हन में आता है तो बोलता हूँ। तो यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपके ब्रेन में वो बात भी जा रही है जो आप सुन भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ। सबलिमिनल मैसेज कहते हैं, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आपने कहाँ से लफ्ज़ सुन लिया? क्या बात, छा गया ये, वेरी गुड। तो फिर ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई, फिर इसके ऊपर बैन लगा, लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो आपको नजर आ रहा है। अब मैंने आपको सारा डाटा सॉफ्ट में दिया हुआ है। मेरी एजम्पशन है कि मेरा स्टूडेंट किसी वक्त बैठे बैठे पढ़े ना भी सही, बस इसको जैसे हम फेसबुक देख रहे हैं ना, ऐसे ज़रा 2 मिनट के लिए घुमा ले, तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप इनोवेटिव होंगे, आज के दौर के मुताबिक चलेंगे, तो फिर लर्निंग चेंज हो गई है। वरना आपको यही बताते रहेंगे कि बादाम खाने हैं, उल्टा लटकना है, उससे दिमाग की तरफ फ्लो बढ़ेगा और फिर मेमोरी बेहतर होगी। उससे बेहतर होनी होती तो पिछले 12 साल में आपकी हो गई होती, ठीक है ना। तो इसलिए साइंटिफिकली हम सारा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी उसूल के तहत, ये देखें, जब ये हमने बात शुरू की तो ये सारी स्लाइड आपके साथ ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही चलती रही। हमें आवर्स एंड आवर्स लगे इस डाटा को इस तरह अरेंज करने में कि नहीं यार, हम थोड़ा सा एक डिफ्रेंसीशन, मुझे अल्लाह ताला ने एक नेमत की कि मैं माइंड साइंसेस को मैंने पढ़ा, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने उसको देखा, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, इसको कहीं हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, हमें पता चल गया ऑफर क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, हमें पता चल गया एक्सेप्टेंस क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं। When communication of proposal complete, proposal, the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. वो कहते हैं जिस बंदे को आपने ऑफर करवाई है, जब उस तक ये बात पहुंच गई है तो समझें क्या हो गया है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई।
इन सारी बातों को करने से पहले यहाँ से मैं आपको एक ज़रा बात समझाता हूँ, फिर बात समझ आएगी। वही हमने अपनी पुरानी एग्जाम्पल उठा ली थी, किसी एक कोर एग्जाम्पल के गिर्द हम सारा कुछ बिल्ड कर रहे हैं। मिस्टर कामरान, अब हमने ए बी कर दिया, यहाँ ज़रा जगह कम थी, बड़े बड़े नाम नहीं लिख सकते थे। मिस्टर कामरान ने या मिस्टर ए ने ख़त लिखा 15 जनवरी 2021 को। क्या ख़त में लिखा? विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। और ये ख़त कर दिया पोस्ट। अब ये ख़त क्या है? ऑफ़र है, ठीक है ना। और ये ख़त हमने पोस्ट कर दिया, तो ये ख़त पहुंचा मिस्टर बी के पास 18 जनवरी 2021 को। यही बात अभी आप पढ़ रहे हो। When communication of offer is complete, when it comes to the knowledge of the person to whom offer is made। बात समझ आई? अच्छा जी, अब मिस्टर बी के पास ही आ गया। मिस्टर बी ने ख़त निकाला, पढ़ा, मशवरा किया, सोचा, सोच विचार की। सोच विचार करने के बाद ये 20 जनवरी को इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ यार मुझे ये ख़रीद लेना चाहिए। अब इसने 20 जनवरी को एक ख़त लिखा और ये ख़त ले जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। ये ख़त यहाँ से पहुंचा मिस्टर ए के पास वापस 25 जनवरी को। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऐसे हो रहा होगा। अब यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं लीगली। वो सवाल क्या हैं, हम वापस उनकी तरफ चलते हैं। देखिए ज़रा, व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट, वो कहते हैं कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। खत कौन सी तारीख को लिखा था? पहुंचा कब? ठीक होगी बात। प्रपोजल तो होगी कंप्लीट। अब बारी आई एक्सेप्टेंस की। दो बातें हैं ना। प्रपोजल कब कंप्लीट हो गई? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। क्या तारीख है? 18 तारीख। व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, जरा स्लाइड ओपन करें अपने पास। चले मैं यहीं करता हूं। व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, लॉ कहता है नहीं 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 नहीं, ये उस तरह नहीं सोचना जैसे ये सारे बच्चे यहां बैठे क्लास में सोच रहे हैं। बात समझ आ रही है? लॉ कह रहा है ऐसे तुम सोच रहे हैं। वो कहता है यार एक्सेप्टेंस असल में दो एंगल से कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब है दो लोगों के हवाले से ये बात होनी है। नंबर 1 प्रपोजर। प्रपोजर कौन था? मिस्टर ए, जिसने ऑफर करवाई थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। ये कौन था? वो कहता है प्रपोजर के हवाले से कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने का मतलब है कब वो फिर इनकार नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जरा यहां से अब लॉजिकली आपको थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार मिस्टर ए ने ऑफर करवाई कि यार मेरा घर खरीदना है। ऑफर का लेटर लिखा था 15 तारीख को, लेटर पहुंचा 18 तारीख को। लेटर उसने दोबारा जवाब लिख कर पोस्ट कर दिया। पहले तो देखें माइंड साइंसेस का कमाल। आपको ये सारी, आपने क्या रटा लगाया अभी बैठ के डेट्स का? आप सबको क्यों याद आ रही हैं डेट? हमने उसे विजुअल करके दिखा दिया था सिर्फ। बात समझ आ रही है? ये माइंड साइंसेस का कमाल है। आप सबको डेट इस वक्त याद है और अल्लाह के हुक्म से ये वाली एग्जाम्पल अब आपके दिमाग में फिट हो जानी है। हर सवाल इससे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में आया तो ये खत ही घूम रहा होगा आपके दिमाग में इधर उधर और वो जवाब निकाल के ला रहा होगा। अच्छा जी, वो कहता है ये जो मिस्टर ए है ना, ये इसने खत लिखा था कब?
15 को। खत पहुंचा कब? इसे 15 को खत लिखा, 18 को पहुंचा, 16 को ही ख्याल आया यार घर बेचना नहीं चाहिए था, गलत काम कर रहा हूं, तो अपनी ऑफर को विड्रॉ कर ले, अपनी ऑफर को विड्रॉ कर ले, और ऑफर पहुंचने से पहले विड्रॉल का मैसेज पहुंचा दे। यानी पहले खत लिखा था, फोन कर दे कि यार नहीं वो मेरा इरादा बदल गया, पता नहीं आपको भी खत मिला भी है या नहीं है, लेकिन यार मैंने घर नहीं बेचना। खत मिल गया किस तारीख को? 18 को। 19 को ख्याल आया यार घर नहीं बेचना, तो बिल्कुल उसे फ़ोन करे, उसे कहो यार मैंने घर नहीं बेचना, क्योंकि अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट। लॉ की नज़र में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। तो कहते हैं यार किसके एंगल से बात कर रहे हो? कहते हैं यार मैं मिस्टर ए के एंगल से बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि कब? व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टेड। अब जरा फिर देखें, मिस्टर बी के पास खत पहुंचा था कौन सी तारीख को? 18 को। 19 को इसने खत का जवाब लिखा और सोचा यार कल जाऊंगा ना तो रास्ते में कुरियर वाले का दफ्तर आता है, तो वहाँ मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। जवाब लिख लिया है, साइन कर लिया है, अभी ये जा रहा है सुबह उठ के, पहुंचा नहीं है कुरियर वाले के पास। वो फ़ोन करता है कि यार हमारा इरादा बदल गया, हमने घर नहीं बेचना। ला कहता है बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़ नॉट कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? जब ये कुरियर वाले के काउंटर पे जाके ख़त उसे पकड़ा देगा और वो रसीद काट के इसको रसीद दे देगा। अब ये ख़त इसके कंट्रोल से बाहर हो गया। पढ़ें लाइन। बात समझ आ गई? अब मिस्टर ए अपनी बात से नहीं फिर सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ आई? अब आते हैं, मिस्टर बी ने खत में लिख दिया कि यस आई एम विलिंग टू परचेज, प्राइस भी लिख दी, यानी एक्सेप्टेंस कर ली, और खत पोस्ट किया था कौन सी तारीख को? 20 को। 21 को इसे ख्याल आया कि यार मैंने गलत ख़रीद लिया, घर तो मुझे नहीं ख़रीदना चाहिए था। क्या ये अपनी ऑफ़र से मुकर सकता है, एक्सेप्टेंस से मुकर सकता है? शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त। यस मुकर सकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो। पहले वाले मिस्टर ए अब नहीं मुकर सकता, लेकिन मिस्टर बी के पास अभी ऑप्शन मौजूद है। ये लेटर पहुंचा कब था? 25 को। 25 को लेटर पहुंचने से पहले उसको फ़ोन करे कि यार मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन मैंने घर नहीं खरीदना। बात समझ आई है? देखिए जरा, एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, प्रपोजर के नॉलेज से पहले ये इसको ख़त्म कर सकता है। एक्चुअली जब कहीं सीधा स्लाइड पर कुछ लिखा हुआ है ना, तो उसमें वो जिसे कहते हैं ना, उसमें टीचर ने खूने जिगर नहीं डाला हुआ। लेकिन जब कोई फ्लो चार्ट ऐसे बना हुआ है, तो फिर यहाँ टीचर ने अपनी सारी ज़िंदगी का एक्सपेरिमेंट जो है, नॉलेज जो है, वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की हुई है। अब देखें, वो जो हम कह रहे हैं, आपने सुना है सारा पेपर कैसे आ रहा है जी? सिनेरियो बेस्ड। हमने क्या बनाए हैं सारे? हम तो लॉ को पढ़ ही सिनेरियो बेस्ड रहे हैं भाई। ये एक सिनेरियो था, ये दूसरा सिनेरियो था, ये तीसरा सिनेरियो था, ऐसे पढ़ रहे हो आप। तो बाय डिफॉल्ट आप पढ़ ही दूसरे तरीके से रहे हो। लेकिन काम मज़ा जब आएगा, पढ़ने का मज़ा जब आएगा, जब आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप रोज़ाना काम करके आएंगे। आप में से अक्सर बच्चे वो हैं जो मेरे पास पीआरसी में पढ़कर आए हैं, तो मैं अक्सर वहाँ क्लासेस में ये डायलॉग बोल दिया करता था कि यार आप, अल्लाह ने हमें टीचिंग की क्या सलाहियत दी है, इसका अंदाज़ा पीआरसी में बैठ के नहीं किया जा सकता।
रीज़न वहाँ पेपर ही इस तरह का है, स्मॉल है, एक लेवल से अगली बात करेंगे तो आपके साथ ज़्यादती हो जाएगी। मैंने इस सेशन में जिस दिन पहले दिन पढ़ाने आ रहा था, मैंने आपकी क्लास में भी कहा, मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड पढ़ाने के लिए शायद 8-10 साल के बाद हुआ हूँ, क्योंकि पेपर अब अच्छा आना शुरू हो गया। अब मुझे लगा कि यार नहीं, मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जितना पेपर मुश्किल आएगा टीचर को पढ़ाने का उतना ही मज़ा आ रहा होगा। हाँ, आपके लिए थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन आप ही की तो तैयारी करा रहे हैं ना, वरना वो एक लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, बाकी सब हमारे कोलीग हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, वरना सब लोग XYZ बराबर खड़े हो जाते हैं अगर पेपर आसान आ रहा है तो। ये आपके लिए भी ऐसे ही है। आपको हमेशा एक और आपको बात बताता हूँ डिफरेंट ज़रा। आपको हमेशा दिल में दुआ ख्वाहिश यही रखनी चाहिए कि अल्लाह मुश्किल तरीन पेपर आए, उसका एक फ़ायदा होगा। जो बच्चे पढ़ के नहीं गए वो तो नॉकआउट हो जाएंगे ना, थोड़े लोगों में मुकाबला रह जाएगा। पेपर ही आसान आ गया, सब निकम्मे गधे घोड़े बराबर हो गए। देखो मैंने आपकी दफ़ा गधे घोड़े बोल दिया, अपनी दफ़ा नहीं बोला था। ठीक है ना, मैंने कहा बाकी टीचर है ना बुरा मान जाएंगे। तो आसान पेपर आए तो सब बराबर हो जाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। पेपर जितना मुश्किल आएगा सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों में मुकाबला रह जाएगा। मेरी बात याद रखें, हमेशा पेपर मुश्किल आएगा तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी पढ़ने वाले बच्चों की। बात क्लियर हो गई जी? अच्छा जी, चलिए। अब हो सकता है अभी भी ना समझ आई हो, तो हमने क्योंकि स्टोरी बनाई है जिससे दिमाग में बात डालनी है, तो ज़रा देखिए इसी कहानी को हमने A और B में कन्वर्ट कर दिया। प्रपोजल किसने दी थी? A ने। तो कब कंप्लीट हो गई? कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल कंप्लीट व्हेन B रिसीव्स द लेटर। कब? 18 तारीख। अच्छा जी। एक्सेप्टेंस। अब जरा देखें लॉ की लैंग्वेज को जरा थोड़ा सा और ऐड करते हैं। बी ने एक्सेप्ट करनी थी ना प्रपोजर के एंगल से, यानी ए के एंगल से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? जब बी ने लेटर को पोस्ट कर दिया। अच्छा, इसे लॉ पता कैसे लिखता है? एज अगेंस्ट ए, यानी जिसे मैं कह रहा था ना आपको समझाने के लिए, ए के हवाले से ए कब तक प्रपोजल विड्रॉ कर सकता है, ऐसे कह रहे थे ना। जब लॉ में ये बात करनी होगी तो कैसे करेंगे? एज अगेंस्ट ए, यानी एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन लेटर इज पोस्टेड बाय बी। बात समझ आई है? आगे चलते हैं। एक्सेप्ट बी के एंगल से अब क्या लिखूंगा? एज अगेंस्ट बी, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर रिसीव्ड बाय ए। क्लियर होगी बात? अब ये सारा कुछ कर लिया तो ये कहानी वही लिखी हुई है। अब ये सवाल आया एग्जाम में, बात समझ आई है? अब ये वही सब कुछ लिखा, ए प्रपोजेस बाय लेटर। एग्जाम में तो ऐसे आएगा, एग्जाम में ऐसे थोड़े आएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा। लेकिन अब आप इसे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 100% आप इसका आंसर देने के काबिल होंगे। लेकिन काम रोज का रोज करना है, ठीक है ना? काम रोज का रोज करना है। और अगर कहीं ऐसा हो, काश ऐसा हो कि आप सब बच्चे मुझे सॉफ्ट में सबमिट करवा सकते हों, तो फिर ज़बरदस्त काम शुरू होगा जो हम करने जा रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आप चीज़ों को सॉफ्ट में प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाते ही कहें जी अब माँ बाप के ऊपर बर्डन डाल दें, जी मुझे तो लैपटॉप ख़रीदना है। तो ये सारा काम 1000 रुपये से भी हो सकता है। एक OTG केबल परचेज़ कर लें, एक कीबोर्ड परचेज़ कर लें, मोबाइल पर ही बैठ कर लिख कर दे देंगे आपने।
BWC के टीचरों ने कराया ही होगा कोई ऐसी हरकत आपसे, ठीक है ना। और अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, तो फिर आज के दौर में बच्चे को तालीम के लिए लैपटॉप परचेज़ करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं, और अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो कोई बात नहीं है, ये 1000 रुपया खर्चें, इससे भी ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक होगी बात जी। कुछ भी ना करें, इसकी भी टेंशन ना लें। अगर कोई बच्चे 1000 भी नहीं खर्चना है, कोई बात नहीं है, रोज़ पढ़ना शुरू कर दें, रोज़ पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।